जनरल मैक आर्थर के भांति मेरा भी मानना है कि नियम कानून तोड़ने के लिए होते हैं। मैंने टाइटन को बनाने के लिए कुछ इंजीनियरिंग रूल्स को तोड़ा है। सभी कहते हैं कि टाइटेनियम और कार्बन फाइबर का इस्तेमाल करना घातक हो सकता है, लेकिन मैंने इसी इस्तेमाल से अपनी सबमरीन बनाई है और मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है। सोचिए कि एक बच्चे से कहा जाए कि बाहर मत जाओ, छत के किनारे से दूर रहो, किसी अनजान व्यक्ति से बात मत करो, लेकिन फिर भी वो बच्चा आपकी बात नहीं मानता है। अब एक बच्चे से इस तरह के नासमझी की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन एक इंजीनियर से ऐसी उम्मीद नहीं की जाती। वो भी एक ऐसा इंजीनियर जो ओशन एक्सर्जन कर रहा हो, वो भी एक $1 मिलियन कंपनी का मालिक हो। उससे तो इस तरह की भूल बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती। लेकिन ये नासमझी हुई और अंजाम भुगतना पड़ा 5 मासूम लोगों को, और उनमें से एक सिर्फ 19 साल का लड़का था। Right now, there are 5 people on board a vessel bound for the wreckage of the Titanic, and they are trapped inside a space that is just the size of a minivan, with only 31 hours of air left to breathe. कौतूहल और रोमांच इंसानी जिंदगी को दिलचस्प बनाता है। कौतूहल के वश में ही आकर कितनी बार हम किसी बहुत ही रोमांचक सफर का हिस्सा बनते हैं। आरएमएस टाइटैनिक को डूबे अब 111 साल हो चुके हैं, लेकिन हर साल कोई ना कोई ऐसा एडवेंचर या एक्सप्लोरर होता ही है जो टाइटैनिक के मलबे को देखने की कोशिश करता है। लेकिन हाल ही में इस शापित जगह के मलबे को देखने गए लोगों के साथ कुछ ऐसा हुआ जो कि बहुत ही भयानक था, और मेरा मानना है कि टाइटैनिक की तरह ही इस घटना को भी टाइटैनिक के साथ हमेशा जोड़ा जाएगा। तो आखिर यह हादसा हुआ कैसे, क्यों हुआ, किसकी गलती थी, इसमें जानेंगे सब कुछ आज की वीडियो में। 22 जून 2023 को ऑफिशियल्स ने कंफर्म किया है कि टाइटन सबमर्सिबल जो 16 जून 2023 को कैनेडियन कोस्ट से आरएमएस टाइटैनिक को एक्सप्लोर करने निकला था, एक भयंकर विस्फोट का शिकार हुआ है, जिसमें नामचीन बिजनेसमैन शहजादा दाऊद, उनके बेटे सुलेमान दाऊद, ब्रिटिश बिजनेसमैन हामिश हार्डिंग, फ्रेंच नेवी कमांडर पॉल हेनरी नेगुलेट और ओशन गेट के मालिक स्टॉकटन रश की जान चली गई। गौर करें कि घटना के पूर्व रश ने इस एक्सपेडिशन को रोड क्रॉस करने जितना सेफ बताया था। कहते हैं कि कोई सफर एक छोटी सी महत्वाकांक्षा के साथ शुरू होती है, और टाइटैनिक सबमरीन का जो सफर था वो भी एक महत्वाकांक्षा से ही शुरू हुई थी। बात 2012 की है, जब क्रिस्टीन के परिवार ने पहली बार टाइटैनिक की कहानी को देखी थी, वो भी कहां, सिंगापुर के टाइटैनिक एग्जिबिट में। फिर 2019 में उन्हें ग्रीनलैंड के एक सफर के दौरान ग्लेशियर्स के बारे में पता चला। ये ऐसे ग्लेशियर्स थे जो कि बाद में आइसबर्ग का रूप ले लेते हैं, और हम सब जानते हैं कि आरएमएस टाइटैनिक जो कि 1912 में डूबा था, वो आइसबर्ग से ही टकराया था। तो जाहिर सी बात है कि क्रिस्टीन को टाइटैनिक में, ग्लेशियर्स में, आइसबर्ग में काफी दिलचस्प था, और एक दिन उसे एक एड दिखता है। यह एड ओशन गेट कंपनी का था, जो कि टाइटैनिक के मलबे की ओर लोगों को ले जा रही थी। मतलब एक तरह का ये ट्रिप था। तो ऐसे में क्रिस्टीन तुरंत ही ये ट्रिप बुक कर लेती है, और देखा जाए तो पहले क्रिस्टीन अपने हस्बैंड के साथ इस ट्रिप पे जाने वाली थी, लेकिन बाद में उनकी जगह उनके 19 साल के बेटे ने ली, जो कि अपने पिता के साथ इस ट्रिप पे गया था। काइंड ऑफ ए फादर सन बॉन्डिंग ट्रिप। अब टाइटैनिक के मलबे को देखने का सपना पूरा करने के लिए ओशन गेट एक यात्री से $250,000 चार्ज कर रहा था। कमेंट्स में मुझे बताना कि रुपए में ये कितने होते हैं। लेकिन क्रिस्टीन का कहना है कि इतनी बड़ी रकम अदा करने के बाद भी यात्रियों के लिए किसी भी तरह की सुविधा नहीं दी गई थी। उन्हें तंग कमरों में सोना पड़ता, बफे का अजीब सा खाना खाना पड़ता था, इत्यादि। क्रिस्टीन बताती है कि जर्नी से एक दिन पहले सभी मिलकर टाइटैनिक मूवी देखे थे, और उन्हें इंस्ट्रक्ट किया गया था कि जर्नी से एक दिन पहले ज्यादा कुछ खाए पिए नहीं। इनफैक्ट सबमर्सिबल के अंदर की लाइट्स वगैरह भी ऑफ कर दी गई थी ताकि बिजली को बचाया जा सके। यहाँ दुख की बात यह है कि जो विक्टिम्स थे उन्होंने अपनी आखिरी सांस गहरे अंधेरे के अंदर ली, और यहाँ उन्हें बचाने वाला कोई नहीं था।
ओशन गेट एक प्राइवेट कंपनी है जिसे 2009 में स्टॉकटन रश और गुलेरो सोहेलिन द्वारा शुरू किया गया था। 2010 से कंपनी मेजरली अपने ग्राहकों को सबमर्सिबल की सैर करवाने का काम करती है। रश का मानना था कि शिपरेक साइट्स को काफी मीडिया अटेंशन मिलती है और उन्होंने पहले भी 2016 में एंड्रिया डोरिया पर एक डाइव करवाई थी। यूजुअली हम एक सबमर्सिबल किसी छोटे पनडुब्बी को कहते हैं। इसका इस्तेमाल ज्यादातर किसी रिसर्च एक्सप्लोरेशन वगैरह में किया जाता है। अब सबमरीन के मुकाबले एक सबमर्सिबल काफी छोटी होती है और मैन्यूवर करने के लिए इसे एक मदरशिप की जरूरत होती है। इसमें पावर भी बहुत ज्यादा नहीं होता है और अगर हम टाइटैनिक सबमर्सिबल की बात करते हैं तो इसमें करीब करीब 96 घंटे का ऑक्सीजन था। यह सबमर्सिबल लगभग 6.5 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा था। इसकी स्पीड तकरीबन 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से होती है। अब जैसा कि मैंने बताया, यूजुअली इसका इस्तेमाल साइंटिफिक रिसर्च वगैरह के लिए होता है, लेकिन हाल ही में टूरिज्म इंडस्ट्री भी इसका इस्तेमाल करने लग गई थी। अब जहां तक टाइटन की बात है तो इसके अंदर 5 लोग थे और इसे टाइटेनियम और कार्बन फाइबर की मदद से बनाया गया था। ज्यादा तकनीकी डिटेल में यहां नहीं जाते हैं, बस मैं आपको इतना बता दूं कि ये जो सबमर्सिबल था ये 3000 फीट तक की गहराई में जा सकता था। इस डिवाइस का हल 2020-21 के अराउंड रिपेयर करवाया गया था और इसका जो कार्बन फाइबर है, ऐसा कहा जाता है कि उसे बोइंग विमान से खरीदा गया था। एक्चुअली में ये मटेरियल पुराने प्लेन्स के लिए था, लेकिन हाँ, इसे खारिज कर दिया गया था यूज करने के लिए, तो इसे ही खरीद कर इस पर्टिकुलर पनडुब्बी को बनाया गया था। अब यहाँ सबसे शॉकिंग बात यह है कि टाइटन का जो कंट्रोलर था वो लिटरली लॉजिटेक का एक कंट्रोलर था। जी हाँ, एक लॉजिटेक के कंट्रोलर को मॉडिफाई करके बनाया गया ये कंट्रोलर था। तो आप समझ ही सकते हैं कि इस पूरे पनडुब्बी को बनाने में कितना ही एफर्ट दिया गया था। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन एप्लाइड फिजिक्स के मुताबिक ये कंट्रोलर असल में ओशन गेट के दूसरे डिवाइस साइक्लॉप्स 1 का था और इसे सोनी के प्ले स्टेशन 3 से ही कॉन्सेप्ट लिया गया था। संडे को सुबह 8 बजे टाइटन को अपना सफर शुरू करना था। यूएस कोस्ट गार्ड के मुताबिक ये प्लान डिले होता है क्योंकि मौसम अनुकूल नहीं था। दोपहर के करीब 12 बजे सबमर्सिबल 2 घंटा का सफर शुरू करती है। 4000 मीटर की गहराई कवर करनी है और सवार यात्रियों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि इसके आगे क्या होने वाला है। दोपहर 12:45 बजे टाइटन का अपनी मदरशिप से कांटेक्ट टूट जाता है। शाम के 7 बज जाते हैं और ये वो समय था जब तक टाइटन को वापस सरफेस पे लौट आना था, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता क्योंकि टाइटन समुद्र की गहराई में कहीं फंस गया है। रात के 9:40 पे फाइनली कोस्ट गार्ड्स को खबर मिलती है कि यूएस के केप कॉड और 900 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर एक सबमर्सिबल लापता है। डे 2 पे यानी मंडे को सुबह खोज शुरू की जाती है और कई शिप्स और प्लेन सर्च ऑपरेशन का हिस्सा बनते हैं। यहाँ सोना बुओइस का इस्तेमाल किया जाता है जो 4000 मीटर की गहराई तक ट्रैवल कर सकती है। अब तीसरे दिन यानी ट्यूसडे को दोपहर के लगभग 3 बजे शिप एटलांट की मदद लेने का फैसला किया जाता है जो खुद डीप सी डाइविंग वेसल का इस्तेमाल करेगी ताकि और गहराई से पता लगाया जा सके। इस दिन एक नई इंफॉर्मेशन सामने आती है जब समुद्र के अंदर से 30-30 मिनट के इंटरवल्स पे बैंगिंग की आवाज डिटेक्ट की जाती है। यह सर्च ऑपरेशन धीरे धीरे रेस्क्यू ऑपरेशन में बदल जाता है और वेडनेसडे को देर तक कई मैसिव स्टेप्स लिए जाते हैं। अब 5वें दिन यानी थर्सडे को दोपहर के करीब 4 बजे टाइटैनिक के रुइंस के पास से यूएस कोस्ट गार्ड टीम को डेब्रीज के अंश बरामद होते हैं। रात के 8 बजे ये सूचना देश विदेश में संचारित होती है। टाइटन पे सवार 5 पैसेंजर्स की एक दुखद दुर्घटना में मौत हो गई है। टाइटन एक भयंकर विस्फोट जिसे हम इम्प्लोजन कह सकते हैं उसका शिकार हो गई, जो कि संभवतः ज्यादा प्रेशर के कारण हुई है। समुद्र के एक हिस्से में इस डिवाइस के 5 बड़े टुकड़े मिले हैं। टाइटन की यह दुर्घटना एक विस्फोट के कारण हुई। अब विस्फोट को हम एक्सप्लोजन बोलते हैं, लेकिन यहां हुआ था इम्प्लोजन। तो आखिर इम्प्लोजन एक्सप्लोजन से कैसे अलग है और विक्टिम्स के साथ क्या हुआ? इन सवालों का जवाब हमें जाने माने फिजिसिस्ट अरुण बंसल के इंटरव्यू से पता लगता है। तो इम्प्लोजन एक ऐसा विस्फोट होता है जो कि बाहर की तरफ नहीं बल्कि अंदर की तरफ होता है मशीन के टूटने से। बेसिकली कहें तो बाहर से उस पर इतना प्रेशर हुआ कि मशीन क्रश कर गया, यही इम्प्लोजन है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान के चलो आप कोल्ड ड्रिंक
सबमरीन का कैन पी रहे हो और उसे क्रश करते हो तो उसके अंदर जो चीज होगी वो भी टूट जाएगी। तो हाँ, ये एक तरह का इम्प्लोजन है, छोटा सा एग्जाम्पल, बट एक्चुअल जो इम्प्लोजन होता है सबमरीन वगैरह में वो बहुत ही भयंकर है। ठीक ऐसा ही टाइटन के एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के साथ हुआ जो कि प्रेशर को नहीं झेल पाया। इस तरह की जो इम्प्लोजन्स होती है वो बहुत ही भयानक होती है क्योंकि जो विक्टिम्स होते हैं उन्हें सोचने समझने तक का मौका नहीं मिलता और वो तुरंत ही मारे जाते हैं। बेसिकली इम्प्लोजन सबमरीन के हल यानी कि पतवार पे निर्भर करता है। देखा जाए तो अगर पतवार अच्छे मटेरियल से बना होगा तो वो प्रेशर को झेल पाएगा। इसलिए हम देखते भी हैं कि अक्सर सबमरीन में टाइटेनियम या फिर बहुत ही टेंसाइल स्ट्रेंथ वाले स्टील का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो प्रेशर को झेल सके। लेकिन अगर ओशन गेट की बात की जाए तो ये तो कार्बन फाइबर और कार्बन स्टील का बना हुआ था जो कि अपने लाइटनेस के लिए जाना जाता है। मतलब लाइट होते हुए स्ट्रेंथ होता है उसमें, लेकिन प्योर रॉ स्ट्रेंथ उसमें नहीं है, तो ऑब्वियसली वो उस प्रेशर को नहीं झेल सकता था। अब आप बोलोगे उन्होंने आखिर कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया ही क्यों? वेल, अगर सबमर्सिबल हल्का होगा तो उसमें ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट आ सकते हैं। तो हाँ, ज्यादा टूरिस्ट को भरने के चक्कर में उन्होंने एक ऐसा मटेरियल यूज किया जो कि प्रेशर को नहीं झेल पाया और इसकी कीमत क्या हुई? 5 लोगों की जान। एक तरफ मृतक के परिवार का कहना है कि ओशन गेट द्वारा उन्हें इंजीनियरिंग और सेफ्टी के बारे में ज्यादा बताया ही नहीं गया था, और तो और दूसरी तरफ कंपनी के मालिक रश का मानना था कि अत्यधिक सेफ्टी रेगुलेशन सिर्फ इनोवेशन में बाधा डालती हैं। दिक्कत की बात यह है कि ओशन गेट अपनी वेबसाइट पर यह क्लेम करते हैं कि टाइटन नासा और यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के एक्सपर्ट्स द्वारा इंजीनियर किया गया है, लेकिन इस हादसे के बाद दोनों ही तरफ से यह साफ किया गया कि उनका टाइटन के सेफ्टी रेगुलेशंस और टेस्टिंग में कोई हाथ नहीं था। इनफैक्ट बोइंग की जिस कंपनी से कार्बन फाइबर खरीदने की बात की गई है उन्होंने भी टाइटन को बनाने में कोई मटेरियल प्रोवाइड नहीं किया था। यही नहीं, जब हम टाइटन के दूसरे यात्रियों से बात करें तो ओशन गेट की पॉलिसी से जुड़ी खतरनाक बातें सामने आती है। डेटा के मुताबिक टाइटन ने टाइटैनिक के लिए 5 डाइव्स किए थे। ये डाइव्स ओशन गेट के द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए थे और देखा जाए तो ये एक तरह का मल्टी डे एक्सकर्जन था। 2021 से 2022 तक इसके 5 सफर हो चुके थे, लेकिन 2023 का जो ये सफर था ये इसका आखिरी भयावह सफर कहलाएगा। गौर करने वाली बात यह है कि टाइटन के जो सफर थे वो इंटरनेशनल वाटर्स के तहत होते थे, जिसके बारे में बस आपको शॉर्ट में इतना बताऊंगा कि ये किसी भी गवर्निंग यूनिट के बाहर था। यहाँ कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं माने जाते थे क्योंकि पैसेंजर्स को पोर्ट से तो उठाया ही नहीं जा रहा था। डेविड पोक, जो कि 2022 में एक ऐसे ही एक्सपेडिशन का हिस्सा बने थे, वो बताते हैं कि हर एक यात्री को टाइटन पे जाने से पहले एक वेवर फॉर्म साइन करना होता था। इस वेवर फॉर्म में कुछ ऐसी बातें लिखी थी जो कि आपको एकदम अचंभे में डाल देती। यात्री इस बात से ज्ञात रहे कि टाइटन एक एक्सपेरिमेंटल मशीन है जो किसी भी रेगुलेटरी बॉडी द्वारा अप्रूव नहीं की गई है। इस पर सवार होने से शारीरिक घात, निर्योग्यता, मानसिक और भावनात्मक सदमा और तो और मृत्यु भी संभव है। अब अगर हम 2022 के उस डाइव की बात करें तो उस दौरान भी टाइटन एक बार अपना रास्ता भटक गई थी और वो टाइटैनिक के मलबे के अंदर कहीं खो गई थी। इस बारे में पोग ने एक रिपोर्ट भी लिखी थी जो कि इस दुर्घटना के बाद काफी वायरल हो रही है। पोग ने खुद कहा था कि इस डिवाइस के अंदर बचकाने चीजें यूज करी गई है, जैसे $30 का एक कंट्रोलर, देन पतवार के नाम पे पता नहीं किस तरह का मटेरियल, देन मॉडिफाइड कंट्रोल स्टिक्स, यहां तक कि बैलस्ट तक में कंस्ट्रक्शन पाइप्स का इस्तेमाल किया गया था। यही नहीं, टाइटन के जो एक पूर्व यात्री प्रोड्यूसर थे माइक रीस, वो बताते हैं कि वेवर में 3 जगह लिखा गया है कि हाँ, इस एक्सकर्जन के दौरान पॉसिबल है कि आपकी मृत्यु हो सकती है 3 बार। इसके अलावा कंपनी के अपने डायरेक्टर डेविड ने टाइटन की सेफ्टी को लेकर एक आपत्तिजनक रिपोर्ट बनाई थी, लेकिन रश ने इसे दरख्वास्त करवा दिया। उस रिपोर्ट की माने तो टाइटन कुल 1300 मीटर की गहराई तक तय करने के लिए अप्रूव की गई थी, लेकिन टाइटैनिक तक पहुंचने के लिए कम से कम 3900 मीटर यानी कि कह सकते हैं 4000 मीटर तक जाना जरूरी है। और तो और डेविड लॉकरिज ने यह भी कहा है कि टाइटन में कुछ ऐसी तकनीकी दिक्कत थी कि वो इम्प्लोजन से सिर्फ
कुछ सेकंड्स पहले ही किसी हिस्से के खराब होने की सूचना देने में सक्षम थी। मार्च 2018 में रॉब मैककलम, जो खुद एक डीप सी एक्सप्लोरेशन एक्सपर्ट हैं, वो रश को वार्न करते हुए एक ईमेल लिखते हैं जिसमें उनका कहना था कि तुम अपने क्लाइंट्स की सेफ्टी को मुसीबत में डाल रहे हो। मैं तुमसे विनती करता हूं, टेस्टिंग और ट्रायल्स को सीरियसली लो, वरना कुछ भयानक हो सकता है। लेकिन रश ने एक बार फिर इस वार्निंग को यह कहकर नजरअंदाज कर दिया कि इस इंडस्ट्री में लोग सेफ्टी के नाम पे इनोवेशन को रोकना चाहते हैं। लेकिन अब शायद हम सब समझ रहे हैं कि सेफ्टी क्यों जरूरी है। This morning, an ROV, or remote operated vehicle, from the vessel Horizon Arctic discovered the tail cone of the Titan submersible. इस बात में कोई शक नहीं है कि टाइटन सबमर्सिबल के डूबने से पूरे दुनिया में एक हलचल मच चुकी है। सभी लोग परेशान हैं। यहाँ कई ऐसी बातें हैं जो कि इस तरह के कंपनी के नेचर पे सवाल उठाते हैं, साथ ही इंजीनियरिंग पे भी क्वेश्चन खड़ा करता है। वैसे यहाँ एक और सवाल है कि क्या टाइटैनिक या ऐसे ही किसी डूबे हुए जहाज के मलबे को लेकर जो ऑब्सेशन होता है हमारे अंदर, ये कहां तक सही है। वहीं अगर ओशन गेट की बात की जाए तो जिस तरह का डिवाइस उन्होंने बनाया था वो क्लियरली पानी में इतना डीप जाने के लायक नहीं था, तो वहां किसी तरह के कंट्रोल चेक्स क्यों नहीं थे? कौन उन्हें इस तरह की अनुमति दे गया और कैसे वो इस तरह के ट्रिप्स को कर पा रहे थे? अब यहाँ कौन कितना सही है, कौन कितना गलत, ये तो हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते, क्योंकि सोशल मीडिया पे अगर आप जाएं तो वहां हर कोई अलग बातें कह रहा है। यहाँ तक कि कुछ लोग मीम्स भी बना रहे हैं, कुछ लोग उदास हैं, पता नहीं, अलग अलग तरह की इमोशंस हैं जिसको हम सभी कैप्चर नहीं कर सकते। सबकी अपनी ओपिनियन अलग है, लेकिन एक ऐसी चीज है जिससे हम सब अग्री करेंगे, और वो ये कि किसी भी तरह का जो ट्रिप्स होता है उसमें जो सुरक्षा प्रोटोकॉल्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसे कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। अब चाहे ये ओशन के अंदर एक्सकर्जन हो, या फिर हवाई फ्लाइट आप ले रहे हो, या फिर आप कार चला रहे हो, जो भी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स है उसका पूरी तरह से ध्यान कंपनी को भी रखना चाहिए और एज ए यूजर हमें भी रखना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी चूक बहुत घातक हो सकती है। वो कहते हैं ना, एक शिप उतना ही स्ट्रांग है जितना स्ट्रांग उसका वीकेस्ट पार्ट है। तो हाँ, हमें अपना ख्याल खुद रखना होगा और कंपनीज को भी इस चीज का ख्याल रखना होगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मैंने कुछ नया ट्राई किया है इस वीडियो के थ्रू, अलग तरह का एडिट, तो उम्मीद करता हूं आपको ये सब पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो लाइक करना, 20 के लाइक्स एम करते हैं, हो जाता है तो मैं ऐसे ही वीडियोज और अपने चैनल पे लेकर आता रहूंगा। मिलता हूं आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस।